हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। मैं हूं त्रिपुरारी प्रजापति और आज मैं लेकर आया हूं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1। तो बच्चों, इसमें अपन एक लेक्चर कर चुके हैं बच्चों, जिसमें मैंने पढ़ाया था आपको कि केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं सर। ठीक है बच्चों, केमिकल रिएक्शन मैंने बताया था व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट ईच अदर देन फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस, है ना, जिनका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी बच्चों इनसे अलग होता था। यानी जो रिएक्ट करते थे इनको रिएक्टेंट बोला गया और जो नया फॉर्म्ड हुआ उनको प्रोडक्ट बोला गया। तो बच्चा हमने डिस्कस किया था रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि इनके कौन कौन से एग्जांपल है केमिकल रिएक्शन का जो हमने डे टू डे लाइफ में देखा करते हैं बच्चों। जैसे कि आप देखते होंगे फोटोसिंथेसिस होता है रिएक्शन, आपके अंदर होता है रिस्पिरेशन, डाइजेशन, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये सारी चीजें क्या है बच्चों, कंबसन होता है, गैस जलाते हो, है ना, वहां ब्यूटेन गैस जलता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में CO2 निकलता है और वाटर रिलीज होता है, हीट निकलता है। तो ये सब जो रिएक्शन है ये आप डे टू डे लाइफ में देखते हो, ये सारी चीजें केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल है। इसके बाद बच्चों हमने पढ़ाया था कि सर हमें कैसे पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। क्या आपको केमिकल रिएक्शन बोलने आएगा कि भैया हम रिएक्शन हो चुके हैं? नहीं ना, मतलब कुछ देख कर पता चलेगा बच्चों। यानी हमारा जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट बन रहा है कुछ चेंजेस आएगा उसमें। क्या चेंजेस आएगा सर? तो कुछ चेंजेस आएगा, क्या क्या आ सकते हैं सर? तो बच्चों से 5 चेंजेस आ सकते हैं टोटल। मैंने बताया था आपको चेंज इन स्टेट, यानी उसका स्टेट चेंज हो सकता है। यानी कि मैं मान लो मेरे पास एक बॉटल है, इससे मैं हाइड्रोजन गैस लिया, ऑक्सीजन गैस लिया, ढक्कन पैक करके मैं रख दिया। बच्चों कुछ देर बाद हम लोग देखेंगे ये वाटर बन गया, यानी वो लिक्विड स्टेट में हो गया। पहले गैसियस स्टेट में था, अब वो लिक्विड स्टेट में हो गया। दैट मीन्स की चेंज इन स्टेट हो गया बच्चों। नेक्स्ट क्या है? चेंज इन कलर। कलर चेंज करके बताते हैं सर। जैसे मैंने बताया था लास्ट क्लास में आपको, CuSO4 कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू कलर का होता है। बच्चों अगर उसमें आयरन गिर जाए या आयरन को डाल दिया जाता है तो होता है क्या? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड Fe displace the Cu and formation of FeSO4 plus Cu and FeSO4 यानी आयरन सल्फेट का कलर कैसा होता है बच्चों? ग्रीन कलर का होता है। यानी अब कलर चेंज हो गया, यानी हमें पता चल गया कलर चेंज की वजह से कि यहाँ रिएक्शन हो चुका है। इसके बाद हमने डिस्कस किया था इवोल्यूशन ऑफ गैस, जिसमें हाइड्रोजन गैस निकलते हैं। मैंने बताया था when metal react with acid then evolution of hydrogen gas। जैसे बच्चों मान लो कि मेरे पास है सोडियम मेटल, सोडियम मेटल प्लस डाल दो एसिड HCl, क्या बन जाएगा? यहाँ से Na और यहाँ से Cl, NaCl बन गया सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गया। हाइड्रोजन गैस निकल रहा है मतलब हमको बता रहा है कि हम रिएक्शन हो चुके हैं। फोर्थ क्या था? चेंज इन प्रेसिपिटेट, चेंज इन टेम्परेचर एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट बच्चों जो नीचे इनसॉल्युबल मटेरियल बन जाता है तो भी रिएक्शन हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया घट गया तो भी रिएक्शन हो गया। तो ये सारे चीज हमने डिस्कस कर चुका है लास्ट क्लास में बच्चों। अगर इसमें कोई डाउट होगा तो आप सर्च करना केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन बाय बायोटेक वाला तिवारी सर, आपको मिल जाएगा बच्चों लेक्चर। उसके बाद बच्चों आज हमने डिस्कस करना है हमें केमिकल इक्वेशन के बारे में कि सर केमिकल इक्वेशन है, मुझे बताओ कि क्या होता है। तो बच्चों जैसा कि हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 1 हम 3 पार्ट में बनाने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में देखेंगे केमिकल रिएक्शन, सेकेंड पार्ट में देखेंगे बच्चों आज के लेक्चर में केमिकल इक्वेशन, उसके टाइप्स के बारे में, बैलेंस एंड अनबैलेंस। और आज देखने वाले हैं हम लोग कि हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। बैलेंस क्यों करते हैं सर केमिकल इक्वेशन को और बैलेंस कैसे करते हैं। बहुत ही अच्छा एक रूल बताएंगे, नियम बताएंगे, ABCD रूल जिसका नाम है बच्चों। बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का लेक्चर होने वाला है, कृपया मेरे साथ बने रहिए, है ना बच्चों। उसके बाद हम लोग थर्ड लेक्चर लेके आएंगे जिसमें अपन पढ़ेंगे बच्चों टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में और हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा? खलास। तो चलिए शुरू करते हैं केमिकल इक्वेशन के बारे में। तो बच्चों केमिकल इक्वेशन होता क्या है सर? सबसे पहले आप मुझे ये बताओ। तो केमिकल इक्वेशन ऐसा मतलब कैसी भी केमिकल रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन करना है मुझे कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, यानी केमिकल इक्वेशन है क्या? तो इट इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन दैट मींस कि मान लो दे दिया है हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन देन फॉर्मेशन ऑफ वाटर।
दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। बट बच्चों अगर हम उसको सिंबल के फॉर्म में लिख लें, उसको वर्ड के फॉर्म में लिख लें, यानी हाइड्रोजन का सिंबल H2, ऑक्सीजन का सिंबल O2, यानी H2 प्लस O2, देन फॉर्मेशन ऑफ, यानी एक एरो देंगे, उसके बाद क्या बन रहा है, वाटर। वाटर का फॉर्मूला H2O। यानी अगर मैं ऐसे लिखूंगा H2 प्लस O2 form gives H2O, this is a chemical equation। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है बच्चों, हम वर्ड के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब कि हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन देन फॉर्मेशन ऑफ वाटर को मैं लिख सकता हूँ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। तो ये क्या हो गया, वर्ड इक्वेशन हो गया। तो हम केमिकल इक्वेशन को दोनों फॉर्म में दिखा सकते हैं, वर्ड इक्वेशन में और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में बच्चों। अब सर यहाँ पे इक्वेशन जो लिखते हैं हम बच्चों, इसको बैलेंस्ड लिखा जाता है। मतलब अगर मैं इसका टाइप की बात करूं बच्चों, तो केमिकल, ये पहले मैं बता दूं आपको कि केमिकल इक्वेशन करने से सर क्या क्या फायदा है मुझे, है ना। मेकिंग अ केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, यानी जब मैं केमिकल इक्वेशन बनाता हूं तो मुझे ज्यादा नॉलेज मिलता है। यहाँ बस बोल दिया हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन देन फॉर्मेशन ऑफ वाटर, कुछ मिल रहा है नॉलेज नहीं, बस मिल रहा है कि H2 होगा, O2 होगा, वाटर होगा। बट जब मैं उसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखूंगा तो हमें एक तो कम जगह में बच्चों ये रिएक्शन को लिख सकते हैं। दूसरा फायदा क्या है कि इक्वेशन लिखा जाता है बैलेंस्ड करके। इक्वेशन तभी सही है जब आप उसको बैलेंस करके लिखोगे। मैं अभी थोड़ी देर में डिस्कस कर रहा हूं कि बैलेंस क्या होता है, अनबैलेंस क्या होता है। और बच्चों यहाँ पे उनका स्टेट लिखा जाता है कि जो अपना रिएक्टेंट में था वो किस स्टेट में थे। लाइक मान लो आप हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन देन फॉर्मेशन ऑफ वाटर, तो हाइड्रोजन यहाँ किस स्टेट में है, गैस में, तो मैं उसको सिंबल लिखूंगा H2। उसको लिखने से क्या पता होगा, H2 का कितना मास आ रहा है, O2 का कितना मास रिएक्ट कर रहा है, वाटर का कितना मास बन रहा है, प्लस और क्या पता चल रहा है, उनका स्टेट, H2 किस स्टेट में है, गैस स्टेट में है, ऑक्सीजन किस स्टेट में है, वो भी गैस स्टेट में है, जो बन रहा है वो किस स्टेट में है, वो लिक्विड स्टेट में है बच्चों। तो हमें स्टेट भी पता चल रहा है, यानी कि हमें अगर सॉलिड दिखाना है तो S लिखेंगे, लिक्विड दिखाना है तो L लिखेंगे, गैस दिखाना है तो D लिखेंगे, और एक सॉल्यूशन है तो AQ से दिखाया जाता है बच्चों। जैसे यहाँ केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है, सोडियम रिएक्ट विद हाइड्रोजन वाटर देन फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड वाटर NaOH प्लस H2O। तो बच्चों यहाँ क्या है कि मुझे बता रहा है कि सोडियम का 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है, यानी एक सोडियम का मास 23, तो 2 सोडियम के मास 46 ग्राम ऑफ सोडियम रिएक्ट कर रहा है। हाउ मच ऑफ वाटर, 2 मोल ऑफ वाटर, दैट मींस की 1 मोल वाटर, दैट मींस की 18 ग्राम वाटर। 2 मोल मतलब कि 18 टू जा 36 ग्राम ऑफ वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है बच्चों। और ये मुझे बता रहा है कि H2 क्या किस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में। जो बन रहा है क्या बन रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर। इनका भी हमें स्टेट पता चलता है कि ये क्या है, ये और एक किस स्टेट में है बच्चों। तो ये सब चीजें हमें नॉलेज मिलता है। और क्या दिखाया गया है सर, तो प्रेसिपिटेट को हम डाउनवर्ड एरो कर से दिखाते हैं, और जो गैसियस स्टेट वाले होते हैं उनको अपवर्ड करके एरो में दिखाया जाता है। जैसे कि हमारे पास रिएक्शन है सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड। सोडियम सल्फेट यानी कि Na2SO4, बेरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2, गिव्स क्या बन जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, NaCl बन जाएगा और BaSO4 बन जाएगा। देखो बन गया, ये एक्वस हो गया, एक क्या हो गया, BaSO4 प्रेसिपिटेट है। प्रेसिपिटेट है यानी नीचे का एरो दिखा दिया बच्चों, यानी कि बता रहे हैं कि हम प्रेसिपिटेट हैं, हम नीचे बैठेंगे, हम इनसॉल्युबल सब्सटेंस हैं। गैसेस स्टेट का एग्जांपल जिंक प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, तो क्या बन जाएगा बच्चों, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Zn हाइड्रोजन के से क्या है, ज्यादा स्ट्रांग है तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, Zn और Cl बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ZnCl2। तो क्या बन गया, जिंक क्लोराइड प्लस क्या निकल गया बच्चों, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है, गैस है, तो गैस को एरो दिखा दिए कैसे, अपवर्ड एरो। मतलब क्या हो गया, गैस स्टेट बता रहा है बच्चों। और क्या है सर, अब देखेंगे हम इसके टाइप्स ऑफ बच्चों केमिकल इक्वेशन के बारे में। तो बच्चों 2 टाइप का होता है, एक होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड सेकंड वन इज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बच्चों क्या होता है सर, बैलेंस बराबर, यानी कि मान लो रिएक्टेंट में जितना मास है अगर प्रोडक्ट में भी उतना ही मास है तो क्या कहलाएगा,
बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। अनबैलेंस्ड क्या होता है सर? जितना इधर रिएक्टेंट में मास है उतना प्रोडक्ट में मास नहीं होगा, या तो ज्यादा होगा या कम होगा। अगर अलग अलग मास है, अनबैलेंस। बच्चों सेम उसी तरह जैसे आप मार्केट जाते हो कुछ खरीदने, आलू टमाटर भिंडी बैगन कुछ भी खरीदने जाते हो, सब्जी एप्पल मैंगो कुछ भी खरीदने जाते हो, एक तराजू होता है जिसमें एक इधर 1 kg का बटखारा चढ़ाता है, इधर 1 पीस 2 पीस 3 पीस चढ़ा रहा है। जब तक वो बराबर ना हो जाए, बैलेंस ना हो जाए, तब तक आप खरीदते हो क्या? नहीं। यानी कि वो बैलेंस करके देता है, यानी कि 1 kg इधर तो 1 kg इधर भी होना चाहिए, तभी मैं 1 kg का उसको पैसा दूंगा। तो जैसे बच्चों मान लो यहाँ पे ZnH2SO4 जिंक प्लस ये क्या हो गया? सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ क्या हो गया बच्चों? ZnSO4 बन जाएगा, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। अगर यहाँ मास देखना है तो देखो बैलेंस केमिकल इक्वेशन मास भी बराबर कर देके देख सकते हो, या फिर नंबर ऑफ एटम काउंट कर लो। नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट साइड मस्ट बी इक्वल टू द इफ अगर नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट साइड, अगर नंबर ऑफ एटम इधर जितना है उतना ही उधर है, जितना इस साइड है उतना ही उस साइड है, जितना रिएक्टेंट साइड है उतना ही प्रोडक्ट साइड है, मतलब कि मास भी बराबर है, यानी बैलेंस्ड है। जिंक कितना है? इधर 1 है, उधर जिंक कितना है? 1 है। हाइड्रोजन कितना है? 2 है, उधर हाइड्रोजन कितना है? 2 है। सल्फर कितना है? 1 है। सल्फर कितना है? 1 है। ऑक्सीजन कितना है? 4 है, उधर ऑक्सीजन कितना है? 4 है। यानी कि ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है बच्चों। डेफिनेशन क्या बोल रहा है? इट इज एन इक्वेशन फॉर अ केमिकल रिएक्शन इन व्हिच द नंबर ऑफ एटम फॉर ईच एलिमेंट इन द the reaction and the total charge are the same for both the reactant and product। reactant and product साइड में दोनों साइड में क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ एटम सेम होने चाहिए, बोले तो चार्ज सेम होना चाहिए। जी पे जितना चार्ज इधर है 2 प्लस उतना ही इधर भी है, तो बच्चे पता चल रहा है बच्चों कि चार्ज भी सेम है, मतलब वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। अब अनबैलेंस क्या होता है सर? अनबैलेंस होता है बच्चों कि जितना प्रोडक्ट साइड में एटम है उतना रिएक्टेंट साइड में ना हो, या जितना रिएक्टेंट साइड में उतना प्रोडक्ट साइड में ना हो, उसको क्या बोलेंगे? अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलेंगे बच्चों। जैसे एग्जांपल है आयरन प्लस H2O क्या बन जाएगा? आयरन ये बन जाएगा Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन बाहर निकल गया। बच्चों इधर ध्यान दो, आयरन कितना है? Fe कितना है? 1 हो। इधर आयरन कितना है? 3, यानी बैलेंस है क्या? नहीं है सर। तो यानी ये हो गया अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। समझ में आया बच्चों? तो कोई भी केमिकल इक्वेशन लिखा जाता है बैलेंस करके ही लिखा जाता है। मतलब हुआ बच्चों वाई टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल इक्वेशन को, केमिकल रिएक्शन को हम बैलेंस करके क्यों लिखते हैं बच्चों? तो एक लॉ है जिसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यहाँ में पूछा भी जाता है बच्चों, आपके 5 नंबर में 3 नंबर में पूछे जाते हैं कि हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस क्यों करते हैं। आप आंसर क्या दोगे? टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देन आप लिखना कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट, क्या बताता है? मास नीदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड, यानी मास न तो हम बना सकते हैं न मास हम लूज कर सकते हैं। जितना मास पहले था उतना ही मास बाद में भी होगा। तो यही होता है बच्चों, इसको फॉलो करवाने के लिए क्या होता है? हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन करते हैं। या तो मास से बताओ या ऐसे बोल दो नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट साइड मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट साइड। या ऐसे ही बोल सकते हो बच्चों थर्ड तरीके से कि द मास ऑफ द प्रोडक्ट इज मस्ट बी इक्वल टू मास ऑफ द रिएक्टेंट। बच्चे पढ़ लेते हैं लॉ क्या है? मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन द केमिकल रिएक्शन। ठीक है सर। उसके बाद क्या है? दैट इज द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट of the chemical reaction has to be equal to the total mass of the element present in the reaction। यही है सर, जितना मास प्रोडक्ट साइड में है उतना ही होना चाहिए रिएक्टेंट साइड में। अदर वर्ड से बोल सकते हैं आप नंबर ऑफ एटम से, जितना नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है प्रोडक्ट साइड में या रिएक्टेंट साइड में उतना ही होना चाहिए नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट साइड में, है ना? जितना रिएक्टेंट उतना ही प्रोडक्ट। तो क्या हो गया? बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है बच्चों। अब देख लीजिए यहाँ पे बैलेंस इक्वेशन कैसे करते हैं, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, है ना? हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बच्चों यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे रिएक्शन कर रहा है N2 प्लस H2 NH3, यानी नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन ये बन रहा है अमोनिया NH3, है ना? तो चलिए देखते हैं अपन यहाँ पे कि हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। हमारा टॉपिक है हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, है ना? तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों N2 प्लस H2 gives NH3।
अभी काउंट करो बच्चों, तो नाइट्रोजन 2 है इधर, उधर नाइट्रोजन 1 है। नाइट्रोजन कितना है सर? इधर 2 है और उधर नाइट्रोजन कितना है सर? उधर 1 है। सर इधर और क्या है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन कितना है सर? 2 है। और उधर हाइड्रोजन कितना है सर? उधर हाइड्रोजन 3 है। बच्चों हमें नंबर बैलेंस करना है, तो नंबर बैलेंस कैसे करेंगे सर? अभी देखो नाइट्रोजन इधर कितना है बच्चों? 2 है। तो इसको क्या 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस मेथड को बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूं हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कि हीट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, तो कैसे करते हैं सर? इधर नाइट्रोजन देखे 2 है, उधर नाइट्रोजन 1 है। 2 करने के लिए मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सर जैसे ही हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नाइट्रोजन तो 2 और 2 हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन भी 2 से मल्टीप्लाई होगा बच्चों, क्योंकि हम नंबर मल्टीप्लाई करते हैं। पूरे इस कंपाउंड में 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे हो रहा है, मतलब 2 हम यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं। 2 कहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों? इस कंपाउंड के बाहर लिखा जाता है। तो 2 लिखोगे तो नाइट्रोजन तो 2 हो गया, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई हाइड्रोजन में भी होगा, तो 2 3 या 6, यानी हाइड्रोजन हो गया बच्चों 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद 6 हो गया। सर इधर हाइड्रोजन कितना है? 2 है। तो बच्चों इस हाइड्रोजन को कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? मेरे को 3 से करना पड़ेगा, तब बैलेंस हो जाएगा बच्चों, है ना। यानी कि मैं बैलेंस करने के बाद लिख सकता हूँ N2 को कुछ नहीं किया गया, यानी N2 ही रहेगा, प्लस इस हाइड्रोजन को किया गया 3 से मल्टीप्लाई, 3s2 हो जाएगा बच्चों। गिव्स इसको इसको 2 से किया गया पूरे टर्म को, तो 2Na3। अब देखो बच्चों क्या बैलेंस है किया। नाइट्रोजन कितना है इधर? 2। नाइट्रोजन कितना है इधर? 2। हाइड्रोजन कितना है? 3 2 जा 6। हाइड्रोजन कितना है? 3 2 जा 6। यानी दैट इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो यही एक मेथड है हीट एंड ट्रायल मेथड का बच्चों। अभी हम और बहुत सारे प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, मैं एक लॉ रूल भी दूंगा, ABCD रूल। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना लीजिएगा प्रॉपर। अब देखिए इधर ये तो मैंने पढ़ लिया सर। अब बच्चों यहाँ पे है एग्जांपल्स ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बहुत सारे एग्जांपल दिए हुए हैं बच्चों। N2 प्लस O2 2NO, यानी नाइट्रोजन 2 है, इधर नाइट्रोजन 2 है, O2 इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर भी 2 ऑक्सीजन है। तो हर रिएक्शन क्या है बच्चों? बैलेंस्ड किया हुआ है इसमें, यहाँ पे है ना। ये भी रिएक्शन क्या है? बैलेंस किया हुआ है। आपको मैंने कुछ क्वेश्चन दिया है यहाँ पे बैलेंस करने के लिए। क्या करने के लिए? बैलेंस करने के लिए आपके पास कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है क्या? अब चलिए हम कुछ करके दिखाते हैं आपको। मान लेते हैं कोई क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ से, और अब मैं सिखाने वाला हूँ आपको हीट एंड ट्रायल मेथड नहीं, आपको मैं सिखाने वाला हूँ बच्चों ABCD रूल, जिसको आप अप्लाई करो आंख बंद करके, आपको आंसर मिलना ही मिलना है, एकदम 100% आंसर मिलेगा, सही सही आंसर मिलेगा। अब ध्यान से सुनते जाइए। जैसे मान लेते हैं मैं 5th नंबर क्वेश्चन लेता हूँ। C2H6 यानी इथेन है। इथेन को ऑक्सीजन और हाइड्रोकार्बन को जलाओगे तो सबको पता है कि रिएक्शन क्या होने वाला है सर। तो बच्चों अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ ABCD रूल, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन में। एक मैं रूल बताऊंगा जिसका नाम है ABCD रूल। ABCD रूल क्या होता है सर? तो ये रूल जो है किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए रामबाण है बच्चों। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, और एग्जांपल में क्या है, कोई भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन करवा दो। मान लेते हैं हाइड्रोकार्बन है मेरे पास इथेन C2H6। इसको कंबशन करने के लिए कौन सा गैस चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। सर क्या रिलीज होता है? सर CO2 रिलीज होता है, और क्या रिलीज होता है? पानी रिलीज होता है, और क्या निकलता है बच्चों? हीट एंड लाइट तो मिलेगा। हीट एंड लाइट निकलता है, यही हमारे पास रिएक्शन है। तो बच्चों आप मुझे बताओ क्या बैलेंस केमिकल इक्वेशन है? कार्बन 2 है, उधर कार्बन कितना है? 1 है। दिस इज नॉट अ बैलेंस इक्वेशन, दिस इज अ अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यानी कि हमें अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा। सर हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन थ्रू ABCD रूल? तो बच्चों ABCD रूल में सबसे फर्स्ट पॉइंट, राइट द नेमिंग ABCD। जो जो आते जा रहे हैं कंपाउंड उनका नामकरण कर दीजिए। सबसे पहले आ रहे हैं इथेन, इनका नाम दे दीजिए A। उसके बाद आ रहे हैं ऑक्सीजन, इनका नाम दे दीजिए B। इसके बाद आ रहे हैं CO2, इनका नाम दे दीजिए C। उसके बाद आ रहे हैं वाटर, इनका नाम दे दीजिए D। बच्चों अगर 5 जो रहेगा कंपाउंड हमारा तो ABCDE कर देंगे, 3 रहेगा तो ABC कर देंगे। ठीक है बच्चों, सब पे अब रूल अप्लाई करेगा। अब ABCD रूल अप्लाई कर दिए, फर्स्ट रूल हो गया कि नामकरण कर दिए सर। उसके बाद बच्चों सेकेंड स्टेप, जो जो एलिमेंट मिला है उस हर एलिमेंट को अलग अलग बॉक्स में आप पैक कर लो।
है ना। जैसे फर्स्ट एलिमेंट इज कार्बन, कार्बन को मैं एक कॉलम में रख लिया, उसके बाद सेकंड एलिमेंट इज हाइड्रोजन, अलग बॉक्स में रख लिया, थर्ड एलिमेंट इसमें तब नहीं रहा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को मैं इधर रख लिया। तो रिएक्टेंट साइड में जितने भी एलिमेंट है वही प्रोडक्शन में भी दिखेंगे आपको। तो मैं रिएक्टेंट साइड में देखा और सबको कर दिया अलग अलग, ठीक है। अब बच्चों यहाँ क्या करना है, थोड़ा सा मैथ्स लगाना है। मैथ्स क्या लगाना है बच्चों कि कार्बन, कार्बन कितना है इधर, 2 है, 2 है, 2 को किससे मल्टीप्लाई किया गया, ए से, तो क्या हो गया, 2a हो गया बच्चों। इज इक्वल टू कार्बन इधर और है क्या, अगर होता तो प्लस करके लिख देते, 2a प्लस, मान लो यहाँ पे भी होता तो b कर दो, नहीं है सर, कार्बन केवल यहीं पे है तो 2a केवल हुआ। इज इक्वल टू, इधर कार्बन देखो कहाँ कहाँ है, कार्बन ओनली यहाँ पे ही है, कार्बन एक है उसको सी से मल्टीप्लाई हुआ है, 1 इंटू सी इज इक्वल टू सी, हम सी के कार्बन का लिख लिए। अब आ जाओ हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन कितना है बताओ, आप बताओगे, आप बताओ, 6, 6 इंटू ए, क्या आ गया, वेरी गुड, 6a। और हाइड्रोजन इधर नहीं है, इज इक्वल टू कर देंगे सीधा, इधर हाइड्रोजन कहाँ है सर, यहाँ पे है, 2 है तो 2 इंटू डी, वेरी गुड, क्या लिख देंगे, 2d, वेरी गुड बच्चों। अब आया ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन सर यहाँ पे है, तो पहले रिएक्टेंट लिखना है, इज इक्वल टू करना है, प्रोडक्ट भी करना है, ठीक है, बस यही काम करना है। रिएक्टेंट में यहाँ पे ऑक्सीजन है 2 मॉलिक्यूल है, 2 इंटू बी करेंगे तो आ गया 2b, इज इक्वल टू सर, इज इक्वल टू, इधर ऑक्सीजन कहाँ कहाँ है देखो ध्यान से, यहाँ भी ऑक्सीजन है और यहाँ भी ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है 2 है, 2 को सी से करेंगे तो 2c आएगा, एक ऑक्सीजन और है तो प्लस कर देंगे, 1 है यहाँ डी से मल्टीप्लाई होगा तो केवल डी बचेगा, यानी 2c प्लस डी। अब बच्चों क्या करना है मुझे, ध्यान देना, किसी एक वेरिएबल को, ए बी सी डी मेरे पास 4 वेरिएबल है, किसी एक को 1 मान लो, किसी एक को 1 मान लो। अब किसको 1 मानना ज्यादा आसान है सर, मान लेते हैं सी को 1 मानेंगे तो ए बराबर आ जाएगा 1/2, तो क्या हो जाएगा, सी को 1 मान लो, बात सी, अब ए को 1 मान लोगे, ए को 1 मानोगे तो सी बराबर में 2 आ जाएगा, तो मान लेते हैं कि आसान है, यहाँ पे लेट ए बराबर 1 मानना ज्यादा आसान है। ए बराबर बच्चों हम क्या मान लिए, ए बराबर मान लिए हम 1, ए बराबर 1 जैसे ही माने तो सी बराबर क्या निकल गया, 2 इंटू 1, यानी सी बराबर आ गया 2 इंटू 1, दैट मीन्स की 2, दैट मीन्स की 2। अब बच्चों यहाँ पे आ जाओ, अब यहाँ पे आ जाओ, ए बराबर क्या मांगे माने थे सर, 1 माने थे, तो यानी यहाँ पे आ जाएगा 2b इज इक्वल टू, ए बराबर 1 था तो 6 इंटू 1 6 हो गया। अब डी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 2 नीचे आ जाएगा, 6/2 यानी कि 3, यानी बच्चों हमारा डी बराबर मिल गया, ए बराबर मिल गया, सी बराबर मिल गया। अब बी बराबर निकालना है सर, निकल नहीं जाएगा क्या, 2b इज इक्वल टू 3c, सी बराबर कितना है, 2 है, आया है, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 हो गया, प्लस डी कितना आया है, 3 आया है, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 और 3 7, बाई नीचे आ जाएगा 2, तो b बराबर आ गया 7/2। बच्चों जब भी फ्रैक्शन आ जाए, जब भी क्या आ जाए, फ्रैक्शन आ जाए, तो जब भी कोई फ्रैक्शन आ जाए हटाने के लिए क्या करते हैं सर, जो फ्रैक्शन है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसी नंबर से, उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पहले लिख लो, ऊपर चाहो तो लिख सकते हो आप, ए बी सी डी की जगह पे, ए की जगह पे क्या हो जाएगा, बताओ बताओ बताओ, ए की जगह पे हो जाएगा सर, आप ए की जगह पे लिख सकते हो 1, बी की जगह पे क्या लिखोगे, 7/2, सी की जगह पे क्या लिखोगे, 2, डी की जगह पे क्या लिखोगे, 3। सर ये फ्रैक्शन में था, इसको हटाने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से ही, तब ना 2 से 2 कट जाएगा, तो बच्चों 2 से यहाँ की हो तो 2 से यहाँ भी करना पड़ेगा, 2 से यहाँ भी करना पड़ेगा, और 2 से यहाँ भी करना पड़ेगा, तो बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा बताइए, 2 इंटू 1 2 आ जाएगा, ओवरऑल क्या आएगा, 2 आएगा। यहाँ पे 2 इंटू 2 2 कट गया है, क्या आ गया, ओनली 7 आ गया, तो 7 लिख देंगे बच्चों। यहाँ 2 पूजा कितना हो गया, 4 हो गया, तो मैं यहाँ 4 लिख दूंगा, और यहाँ 2 पूजा कितना हो गया बच्चों, 6 हो गया, मैं यहाँ पे 6 लिख दूंगा। अब सर हमारा रिएक्शन बैलेंस हो गया, नहीं विश्वास है काउंट करके देख लो, कार्बन 2 2 4, कार्बन 4, हाइड्रोजन 6 2 12, हाइड्रोजन 6 2 12, ऑक्सीजन 7 2 14, यहाँ ऑक्सीजन 4 दूनी के 8, और यहाँ पे फिर 6 और 8 14, यानी बच्चों हमारा ऑक्सीजन भी क्या हो गया बच्चों, ऑक्सीजन भी हमारा बैलेंस हो गया। तो बच्चों यही था हमारा ट्रिक ए बी सी डी रूल। चलो एक क्वेश्चन और मैं करके दिखा देता हूँ आपको, एक क्वेश्चन मैं और करके दिखा देता हूँ सर, किसको करें सर, किसको करें, ले लेते हैं, किसी को ले लो, आप किसी को ले लो, कौन सा टफ लग रहा है।
देखो ये थोड़ा टफ लग रहा होगा, FeCl3 प्लस Na2SO4 Fe2SO4 ऑल थ्राइस प्लस NaC। मैं इसी क्या करता हूँ, इसी क्वेश्चन को मैं उठा लेता हूँ, मैं इसी क्वेश्चन को क्या करता हूँ बच्चों, मैं उठा लेता हूँ। ठीक है क्या? कौन सा क्वेश्चन था सर? ये वाला था, है ना? ये क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, और मैं इस क्वेश्चन को करने जा रहा हूँ थ्रू द एबीसीडी रूल। एबीसीडी रूल से आप मुझे बताइए सर, इसको बैलेंस करके तो बच्चों क्या करना है, सबसे पहला स्टेप इनका नामकरण करना होगा सर। यहाँ पे लिख देंगे ए, यहाँ पे लिख देंगे बी, यहाँ लिख देंगे सी, और यहाँ लिख देंगे D, यहाँ लिख देंगे डी। और उसके बाद आपको दिख रहा है बच्चों, आपको दिख रहा है, ब्लैक पेन का यूज करता हूँ थोड़ा, है ना? यहाँ पे है सर ए कर देंगे, यहाँ पे मैं बी कर दूंगा, यहाँ पे सी कर दूंगा, तो यहाँ पे डी कर दूंगा। उसके बाद मैंने क्या बताया था बच्चों, जितने भी एलिमेंट है हर एलिमेंट को मैं अलग अलग बॉक्स में रखना चाहता हूँ सर। मैं यहाँ पे क्या है, आयरन है, क्या है, आयरन है, मैं आयरन को रख देता हूँ सर Fe को अलग बॉक्स में। उसके बाद क्या है बच्चों, क्लोरीन है, क्लोरीन को अलग बॉक्स में। उसके बाद क्या है सर, यहाँ सोडियम है, सोडियम को अलग बॉक्स में। उसके बाद क्या है सर, SO4 नहीं, क्या है, सल्फर है। उसके बाद ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को अलग बॉक्स में। तो बच्चों मेरे पास इतने सारे एलिमेंट है, मैं सारे एलिमेंट को लिख दिया। उसके बाद क्या करना है सर, उसके बाद करना है सर मुझे, तो उसके बाद काउंट करना है सर। Fe कितना है इधर, एक है, एक को एक से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, ए आएगा, इज इक्वल टू देंगे। Fe कितना है इधर, 2 है, 2 को सी से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 2C आएगा। उसके बाद आ जाएंगे सर क्लोरीन पे, क्लोरीन कितना, हाउ मच, 3, 3 into A, that means कि 3A is equal to क्लोरीन इधर हाउ मच, 1, 1 into D is equal to D। सोडियम हाउ मच, सोडियम 2, 2 into B, अब कितना हो गया, 2B is equal to सोडियम इधर हाउ मच, सोडियम into D, D कर देंगे। सल्फर में आ जाओ, सल्फर कहाँ पे है, यहाँ पे है, एक है, एक को B से मल्टीप्लाई करोगे B आएगा, कितना आएगा बच्चों, बी आएगा। इज इक्वल टू उधर सल्फर कितना है, देखो यहाँ हॉल 3 है, यानी सल्फर 3 है, और 3 को मल्टीप्लाई बाय सी में, यानी 3C हो गया। ऑक्सीजन काउंट करो बच्चों, ऑक्सीजन 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 4 है, 4 गुने बी, यानी 4B। इज इक्वल टू इधर ऑक्सीजन कितना है सर, ऑक्सीजन यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, 3C। ठीक है बच्चों, हमारे पास इक्वेशन मिल गया सर। किसी को मान लो 1, किसी को मान लो बच्चों 1, मान लो आप क्या मानेंगे, a बराबर 1 मानेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, c बराबर 1 हो जाएगा, फ्रैक्शन आ गया, पहले ही नहीं आना है फ्रैक्शन, तो c बराबर 1 मान लो ना। यहाँ मान लो लेट c बराबर 1, c बराबर 1 जैसे ही मानोगे तो a बराबर आ जाएगा 2 into 1 यानी कि 2, हमारा तो निकल गया। अब a बराबर 2 आ गया तो यहाँ d बराबर निकल जाएगा, तो d बराबर क्या आ जाएगा, 2 रख दो यहाँ पे तो 3 2 6, d बराबर आ जाएगा। अब d बराबर निकल गया कितना, d बराबर निकल गया कितना, 6, तो d का यहाँ भी रख दो, तो b बराबर आ जाएगा, d बराबर 6, और b का आ जाएगा नीचे 2, 2 कट जाएगा 3, तो आ गया b बराबर 3 आ गया। अब बच्चों चारों का वैल्यू निकल गया, क्या a b c d निकल गया। अब क्या करो यहाँ पे, अब यहाँ पे रख दो, a की जगह पे कितना रख देंगे बच्चों, 2 रख देंगे, और b की जगह पे कितना रखेंगे, 3 रख देंगे, c की जगह पे कितना रखेंगे, कुछ नहीं रखेंगे, d की जगह पे कितना रखेंगे, 6 रख देंगे, d की जगह पे 6 आ जाएगा बच्चों। तो ये हमारा क्या हो गया, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये बैलेंस हो गया बच्चों, काउंट करके मैं दिखा दूं क्या, बोलो मैं दिखा दूं क्या, चलो मैं करके दिखाता हूँ। देखो देखो यहाँ पे क्या रिएक्शन बना हमारा, फाइनली मैं लिख रहा हूँ 2FeCl3, 2FeCl3 प्लस यहाँ 3 रखा गया, तो 3Na2SO4 जी से कुछ नहीं है, Fe2 हॉल SO4 हॉल थ्राइस, यहाँ 6 रखा गया, 6NaCl, 6 क्या, NaCl, काउंट कर लो सर, 2Fe है इधर, इधर भी 2 है, Cl 3 2 6, इधर भी Cl6, सोडियम कितना हो गया, 3 2 6, सोडियम इधर 6, सल्फर कितना हो गया, 3 हो गया, सल्फर कितना है, 3 है, ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 3 12, यहाँ ऑक्सीजन हो गया 4 3 12, बैलेंस हो गया ना सर, बैलेंस हो गया ना सर। सर इसी को बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। करने का नियम था एबीसीडी रूल, कोई भी इक्वेशन आ जाए दुनिया का, कोई भी इक्वेशन आप आंख बंद करके लगा दो एबीसीडी रूल, आपको आंसर मिल जाएगा बच्चों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। तो बच्चों अब हम क्या करने वाले हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन सीख चुके हैं, अब हम लेक्चर नंबर 3 लेकर आएंगे बच्चों आपके लिए, उसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन।
जल्दी हमारा थर्ड वीडियो आने वाला है पूरे इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर। मैं क्या किया हूँ 90 मिनट में पूरे वीडियो पूरे चैप्टर 1 को कंप्लीट किया हूँ। 30 मिनट करके मैं 3 पार्ट बनाऊंगा वीडियो को, जिसमें 2 पार्ट आज बन चुका। तीसरा पार्ट में लेकर आऊंगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, हमारे चैप्टर हो जाएगा खलास। मेरे साथ बने रहिए बच्चे। थैंक यू।